हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है आराध्या एकेडमी में। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा गुणनखंड और गुणज, और ये आवाज गुणनखंड क्या होता है। तो एक बात ध्यान से समझ लेंगे तो पूरे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं और आवाज गुणनखंड क्या होते हैं। तो आपने अक्सर एग्जामों में देखा होगा कि ज़्यादातर एग्जामों में या बहुत से एग्जामों में आपने ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि संख्या 480 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 480 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए आपको इन प्रश्नों से संबंधित कंसेप्ट आने चाहिए कि इसके कंसेप्ट क्या है। तो आइए पहले इसके कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गुणज को ही कहते हैं गुणक। छोटी क्लासों में अपवर्ग गुणज, गुणक, अपवर्ग। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मल्टीपल्स या मल्टीपल। और टेबल के उस हिस्से में लिखूंगा गुणन कहो, या ये ऑब्लिक का साइन है, गुणनखंड कहो या गुणन कहो, गुणनखंड कहो, अपवर्तक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। एक होता है ट्रैक्टर और इसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये फैक्टर। तो देखिए, आज हम आपको सिखाएंगे कि गुणज और गुणन, इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, गुणज का दूसरा नाम क्या है? गुणक भी कहते हैं और इसको अपवर्त भी कहते हैं। एक और गुणन का दूसरा नाम क्या है? गुणनखंड, या इसे अपवर्तक भी कहते हैं। गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल और इसे कहते हैं गुणन को फैक्टर। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, मल्टीपल, और इसका फैक्टर। हिंदी में अलग अलग नाम है। तो देखिए, किसी दी गई संख्या के पहाड़े को गुणज कहते हैं। पहाड़े क्या कहते हैं? इसमें टेबल। जो टेबल होती है, किसी दी गई संख्या के पहाड़े को गुणज कहते हैं। गुणज क्या होता है? हम मान सकते हैं किसी दी गई संख्या के पहाड़े को गुणज कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे आपसे कहा जाए 3 का गुणज, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो कोई भी दी गई संख्या, कोई भी आपके लिए कोई संख्या दी है, कोई भी प्राकृत संख्या सहित या कोई पूर्णांक दिया हो, उसका यदि हम टेबल निकाल दें, जो मान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं?
गुणज कहते हैं। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि इनकी संख्या, जो गुणज होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, असीमित, अनंत होती है। तो एक पॉइंट और ले सकता हूं मैं कि इनकी संख्या, इनकी जो संख्या है अनंत, अनंत यानी असीमित, असीमित होती है। तो आप कहोगे सर यदि असीमित होती है तो क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए क्वेश्चन आपसे असीमित निकालने को नहीं आएगा, क्योंकि 3 के असीमित गुणनखंड हम 3 के असीमित गुणज निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी संख्या अनंत होती है। तो प्रश्न में केवल 3 के 4 गुणज या 3 के या किसी भी नंबर के 5 के 6 गुणक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या अनंत होती है यानी असीमित होती है। ये तो रही गुणज की बात। अब आएंगे गुणन या गुणनखंड आत्मवर्तक। ये क्या होते हैं? गुणन क्या होते हैं? गुणन या गुणनखंड दी गई संख्या को सभी पूर्णांकों को गुणन या गुणनखंड कहते हैं। दी गई संख्या को विभाज्य यानी विभाज्य करने वाले सभी पूर्णांकों को गुणनखंड कहते हैं। जैसे समझेंगे एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए जो 12 है, दी गई संख्या क्या है? 12। तो इसके गुणन कहो या गुणनखंड कहो या अपवर्तक कहो, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा गुणनखंड का। जो 12 है इसको 1 भी विभाजित कर देगा, 1 से भी चला जाएगा, इसमें 2 से भी चला जाएगा, 2 से 12 होते हैं, 3 से भी चला जाएगा, 3 से 12 होते हैं, 4 से भी चला जाएगा, 4 की 12 होते हैं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12 होते हैं, और 12 से चला जाएगा, ठीक है, 12 को 12। तो 12 को विभाजित कौन कौन कर रहे हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है और 12। तो 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के गुणनखंड हो गए। तो इनकी संख्या पूछी जाए तो कितनी संख्या में? 1 2 3 4 5 6, संख्या पूछी जाए तो कितने? 6। तो 12 के गुणनखंड कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो यहां से एक और बात निकल के आई, यहां से एक और पॉइंट निकल के आया कि इनकी संख्या तो असीमित होती है, अनंत होती है, परंतु जो गुणनखंड होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? सीमित होती है। एक और पॉइंट नोट कर लें, इनकी संख्या सीमित होती है, इनकी संख्या सीमित होती है, इनकी संख्या सीमित होती है, ठीक है। तो ये बात, ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि गुणज और गुणनखंड क्या होता है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हमने समझा गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। अब हम समझेंगे
यानी भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या तो बचपन से हम पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग चला जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। परंतु अब जो है यदि हमने गुणज और गुणनखंड में अंतर समझ लिया तो अब परिभाषा हमारी बदल जाएगी। तो परिभाषा क्या होगी भाज्य संख्याओं की? जिन या जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड बोले तो गुणन या अपवर्तक, जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या क्या होगी? जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो वही भाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल कैसे? दो भाज्य नहीं है, भाज्य की बात कर रहे हैं। एक नहीं होगी, दो नहीं होगी, 3 4 4 6 8 9 4 हो गई, 6 हो गई, 8 9 10 12 इत्यादि। तो जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 2 4, ठीक है। ऐसे अगर हम ले लें तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? यानी 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो 4 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा और 4 से भी। तो जिस संख्या के यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो क्या होती है? सभी भाज्य संख्या होती है। अब बात करेंगे अभाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या संख्या? अभाज्य संख्या क्या होगी? जिस संख्या के केवल और केवल दो फैक्टर हो, 2 गुणन हो या गुणनखंड हो। जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 3 2 3 5 7 आदि। जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, कितने अपवर्तक हो? केवल और केवल ओनली 2 फैक्टर्स। तो 2 के क्या है? 1 और 2, 3 के क्या है? 1 और 3। तो वो क्या होंगे? सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अभाज्य संख्या 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है 2। तो एक क्या होती है? तो सर अब कुछ स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होगा कि एक फिर क्या होती है। देखो, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। एक क्या है? एक विषम संख्या की श्रेणी में आती है। तो भाज्य संख्या हो गई और अभाज्य संख्या हो गई। तो हमने गुणज के बारे में सीखा, गुणनखंड के बारे में सीखा, भाज्य संख्या के बारे में सीखा, अभाज्य संख्या के बारे में सीखा। अब जानेंगे हम अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? किसी दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? कोई भी दी गई संख्या है तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, अब यहां से प्रश्न आते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो स्टूडेंट समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने संख्या ले ली 150, 150 के अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो 150 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो 150 जो 150 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये आए इसके गुणनखंड, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इससे पहले मैंने अभी पढ़ाया था आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो 2 3 5 यही सब अभाज्य संख्या होती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना। ये अभाज्य संख्या है तो इसी के गुणनखंड के रूप में लिखना है क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो देखिए अब 5 दो बार है, 5 कितने? 2 बार है, तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 2 लिखा, एक ये घात और एक ये। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने बताया कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उससे संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नों पर कि इसके प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। देखिए ये आया क्वेश्चन कि संख्या 480 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की कुल संख्या, तो गुणनखंड के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है गुणनखंड। तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं। देखिए गुणनखंड होता क्या है कि जो 480 है, 480 किन किन संख्याओं से विभाज्य है, यानी पूर्णतः विभाजित है। किन किन संख्याओं से? 480 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाएगा, वही क्या होते हैं? उसके गुणनखंड होते हैं। अब इसे कैसे करके देखेंगे? क्या 480 को ऐसे कर देखेंगे कि 480 में 1 से भाग जा रहा है, कि 480 में 2 से भाग जा रहा है, 480 में 4 से भाग जा रहा है, 480 में 20 से भाग जा रहा है, ऐसे कर देखेंगे? नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। ऐसे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे 480 को गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए 480 के गुणनखंडों की कुल संख्या, तो 480, तो देखिए 480 को काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे, फिर काटेंगे 3 से, फिर काटेंगे 5 से। ऐसा कब तक काटते रहते हैं, भाग देते रहते हैं, जब तक अंत में 1 ना आ जाए। तो 480 जो 480 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं?
दो 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 कितने बार है? 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। अब देखिए, अब प्रश्न यानी 480 के गुणनखंडों की कुल संख्या, ऐसे प्रश्न तो आएगा ही। अब देखिए प्रश्न एग्जामों में प्रश्न किस प्रकार से आता है नॉर्मल एग्जामों में, तो मैं उसके सभी टाइप दिखा दूंगा कि प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछता है एग्जाम में। तो देखिए जैसे 480, तो इसके पूछेगा सबसे पहले आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड 480 के आवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आवाज गुणनखंड क्या है? यही है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। ये क्या है? इसके आवाज गुणनखंड हो गए। ठीक है, चाहे आंसर ऐसे लिख सकते हो चाहे ऐसे लिख सकते हो। कितनी घातें हैं? 2 के ऊपर एक जैसे पद देखेंगे जिनका बेस आधार से हो 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर 5 घात गुणा 3 गुणा 5। आंसर ये भी होता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन में ये भी हो सकता है। प्रश्न एक टाइप तो ये आ सकता है कि आवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दूसरा, ठीक है, आवाज गुणनखंड ये हो गया। दूसरा प्रश्न कैसे आ सकता है? दूसरा प्रश्न आवाज गुणनखंडों की कुल संख्या। देखिए, जब आवाज गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी जाए, आवाज गुणनखंडों की कुल संख्या, तो देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो 2 कितने बार है? 5 बार। 3 कितने बार है? 1 बार। और 5 कितने बार है? 1 बार। तो कितनी हो गई? 5 और 1 6 और 1 7। तो आवाज गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तीसरा, और देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनता है, मैं सभी बता दूंगा कि प्रश्न किस किस प्रकार से बनता है। गुणनखंडों के गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार का बनता है एग्जाम में, मैं आपको सभी बता दूंगा, सभी टाइप बता दूंगा इसके। ठीक है, आवाज गुणनखंडों की कुल संख्या। तीसरा प्रश्न कैसे बन सकता है? पृथक, पृथक या अलग, अलग आवाज गुणनखंडों की कुल संख्या। अगर पृथक पूछे जाए, पृथक यानी अलग अलग, तो देखो 2 3 5, 2 1 बार, 2 2 3 और 5, कितने हो गए? 3। ठीक, आंसर हो गया 3। यदि पृथक आवाज गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी जाए तो उत्तर होगा 3। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप कर रहा हूं। तो हम क्या बता रहे थे कि अगले टाइप से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 टाइप। तो पहले मैंने इनके गुणनखंड रूप लिख लिया। तो 480 के गुणनखंडों की कुल संख्या। तो देखिए, अगर कुल संख्या निकालनी है, गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या। यदि गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी जाए तो क्या करोगे? तो जो घात है उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे। जैसे 5 है, 5 प्लस के 1 गुणा 1 है, 1 प्लस के 1 गुणा, और 5 के ऊपर भी एक घात है उसमें भी एक जोड़ दो, तो कितना हो गया? ये 6 गुणा 2 गुणा 2, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो संख्या 480 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? 24। तो प्रश्न में यही पूछिए, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? 24। तो प्रश्न इस टाइप से बनते हैं एग्जामों में, जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव, उसमें इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो जहाँ तक पूछे जाते हैं प्रश्न उसका मैंने टाइप बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो इससे संबंधित एग्जाम्पल करा रहे हैं। 12 के गुणनखंडों के योग का औसत क्या होगा? प्रैक्टिस जरूरी है। कंसेप्ट करना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होती है। मैथ कोई भी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस मांगता है। तो मैंने जो गुणन और गुणनखंड और गुणज बताया तो उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन है 12 के गुणनखंडों के योग का औसत क्या होगा? ठीक है, तो 12 है, तो 12 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले ठीक है, तो 12 में किसका भाग चला जाएगा? 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से जाएगा नहीं, 6 से, ठीक है, और डायरेक्ट 12 से जाएगा। इसका योग करेंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए औसत पूछा है। औसत क्या होता है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो औसत लिखाना है इसका, औसत, इसका औसत लिखाना है। तो पदों का योग, तो पद कितने आ गए? 24 और 4 28, ठीक है, 28 बट्टे पदों की संख्या कितनी है? 6। देखेंगे विकल्प में ये है नहीं है तो थोड़ा काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 14 में 28 और 2 से काटेंगे 2 में 6, तो 14/3, तो विकल्प हो जाएगा 1। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग 78 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़ें ध्यानपूर्वक कि गुणनखंड पूछा है कि गुणज कहाँ है, क्योंकि शब्दों का बहुत महत्व होता है क्वेश्चन में। तो 3 के 4 क्रमागत गुणज, तो 3 के 4 क्रमागत गुणज कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग, तो 3, तो गुणज क्या होता है? टेबल पहाड़ा, तो 3 का पहाड़ा। अब देखिए जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चक 12, ठीक है। अब 3 के जो गुणज होते हैं, गुणजों की संख्या क्या होती है? असीमित अनंत होती है। तो कोई भी 4 है उनका योग कितना है? 78 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यही होंगे, परंतु क्रम से हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकते हैं तो मैं इसको मानूंगा। ऐसे मान लीजिए मैंने इसको मान लिया, मान लो 3 को मान लिया मैंने x, ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 प्लस के 3 यानी x प्लस के 3। 9 को क्या लिख सकता हूँ? x प्लस के 6। और 12 को क्या लिख सकता हूँ? x प्लस के 9, ठीक है। तो ये हो गए अज्ञात, हमारे पास क्या हो गए? ये हो गए। 4 की बात की है तो ये हो गए हमारे पास 3 के 4 क्रमागत गुणज। गुणज हमारे पास ये हो गए, 3 के टेबल में ये आते हैं, x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9। अब प्रश्न में कहा गया क्रमागत गुणज का योग 78 है, तो इन सब का योग कितना है? 78, ठीक है। तो सबका योग कर देंगे, तो प्लस प्लस और प्लस, किसके बराबर है? 78। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 1 2 3 4, 4x प्लस, तो ये हो गए 18 इक्वल 78। अब 18 का प्रक्षेपण करेंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे, और यहाँ बचेंगे ये बचे 60, तो 4x इक्वल टू है 60, 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो क्या पूछा है इसने? इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी बड़ी पूछी है। अगर छोटी पूछी जाए तो x की वैल्यू 15। अब यहाँ पूछा क्या है? बड़ी, x प्लस 9, यानी x प्लस 9, तो 15 प्लस के 9, 15 और 9 कितने हो गए? 15 9 हो गए 24। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या 24। और यदि सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो वो होती 15। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं गुणज से संबंधित प्रश्न आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। तो देखिए मैं इसका दूसरा भी तरीका बताऊं आपको, दूसरा, तो इसको मैं सिंपल तरीका बताता हूं आपको।
कोशिश करते हैं दूसरा तरीका बताने की। 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग इतना है। देखिए 4 क्रमागत गुणज है, कोई भी 4 क्रमागत गुणज है, उनका योग कितना है? 78 है। ठीक है, यदि मैं योग में 78 में यदि 4 से भाग दे दूं, 78 में यदि मैं 4 से भाग दे दूं तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। एवरेज बोले औसत, इसका औसत मिल जाएगा। तो देखिए 4 एकम 4 बचे 3, 4 में 36, 4 में 36 यानी 19 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही होगा। ठीक है, 4 में 36 और बचे 2, 4 पन्ना 20, 19.5 होगा। ठीक है, तो 19.5 होगा। अब देखिए एवरेज क्या होता है? बीच की संख्या, 4 क्रमागत गुणज है, उनका योग 78 है, तो उनका एवरेज कितना होगा? एवरेज है 19.5। ठीक है, 19.5 3 का गुणज नहीं है, तो गुणज जो होंगे 2 इधर को होंगे और 2 इधर को होंगे, क्योंकि एवरेज क्या होता है? बीच का। तो मैंने इसका एवरेज निकाल लिया, तो 19.5 में 3 का भाग मिल जाता है, तो किस में आता है? 21 और 21 और 24। ठीक है, अब 21 से 3 कम करेंगे तो 18 और 18 3 15। हम इस क्वेश्चन को एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछा क्या है? तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या होगी 24 और सबसे छोटी संख्या होगी 15। तो इस क्वेश्चन को आप एवरेज औसत से भी सॉल्व कर सकते हो, परंतु एग्जाम हॉल में आपको कैसे समझ में आ रहा है, कैसे कर सकते हैं, तरीके दोनों सही हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। तो आपको क्वेश्चन को पकड़ने आना चाहिए, क्वेश्चन को कि आप एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। यदि 504 बराबर है 2 की पावर p, 2 की घात p गुणा 3 की घात q गुणा 7 की घात r, तब 2p प्लस q माइनस r का मान क्या है? इसकी वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे 504 के, यानी 504 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से 25। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर काटेंगे 3 से, फिर काटेंगे 3 से, 3 7 21, फिर काटेंगे 7 से। ठीक है, तो 504 के हमने इसके आवाज गुणनखंड निकाल दिए। तो आवाज गुणनखंड क्या होंगे? 2 2 2 2 3 बार, 2 की घात 3 और 3 कितने बार है? 2 बार, 3 की घात 2 और 7 कितने बार है? 7 है 1 बार, 7 की घात 1, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 504 के मैंने आवाज गुणनखंड रूप लिख दिया। अब ये किसके बराबर है? 2p गुणा 3q गुणा 7r, इसके इक्वल है। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या है? 2p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा? तो पहले मैं p और q के p q r के मान तो निकाल लूँ, उसके बाद ही तो निकाल पाऊंगा मैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे? तुलना करके, यहाँ घातों की तुलना करेंगे। यहाँ 2 की घात p है, तो p के स्थान पे क्या आया? 3, तो p का मान आ गया 3। q का मान, q के स्थान पे क्या है? 2, q का मान आ गया 2 और r का मान आ गया 1। अब पूछा क्या है हमसे, वो निकाल देंगे। 2p प्लस q माइनस क्या? 2p, तो 2 p की वैल्यू 3 प्लस q की वैल्यू 2 माइनस r की वैल्यू 1। ठीक है, तो गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 में 1, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। तो उत्तर आ गया इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उससे संबंध प्रैक्टिस हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।